Good morning. I am Asim Khan. Today we discuss time sharing operating system. What is time sharing operating system? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं क्वांटम टाइम, जिसको हम कहते हैं क्वांटम टाइम या टाइम स्लॉट। जिसको हम क्वांटम टाइम कहते हैं या टाइम स्लॉट। देन दी सीपीयू सर्व अनदर प्रोसेस। उसके बाद सीपीयू उस टाइम स्लाइस के बाद दूसरी प्रोसेस को सर्व करता है। ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हम कब यूज करते हैं? जब हमें इंटरेक्टिविटी चाहिए रहती है। तो इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम को हम शेयर कर देते हैं बिटवीन दी प्रोसेस के बीच में हम हमारे टाइम को शेयर कर देते हैं। क्या करते हैं? टाइम को शेयर कर देते हैं। सपोज कि हमारे पास कितनी प्रोसेस है? 2 या 3 प्रोसेस हैं। तो हम जो क्वांटम टाइम रहता है उसको डिवाइड करते हैं और हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस देते हैं। हर प्रोसेस को क्या देते हैं? हम एक टाइम स्लाइस देते हैं। अब मान के चलिए शेड्यूलिंग लिस्ट है जिसके अंदर आपकी प्रोसेसेस रखी हुई हैं, जिसमें हमने हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस दिया है। किस प्रोसेस को कितना टाइम मिलेगा ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब मान के चलिए अभी हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारी प्रोसेस 1 है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कितना टाइम दिया है? 5 मिली सेकंड। अब प्रोसेस 1 जो है हमारी 5 मिली सेकंड में एग्जीक्यूट हो या ना हो, जो प्रोसेस 2 है हमारा सीपीयू उसके ऊपर स्विच कर लेता है। ये जो हमारा सीपीयू रहता है किसके ऊपर स्विच कर लेगा? दूसरी प्रोसेस के ऊपर स्विच कर लेता है। अब मान के चलो सीपीयू 2 जो प्रोसेस 2 है उसने उसके भी 5 मिली सेकंड थे, अब वो एक्सपायर हो गए और फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो सीपीयू क्या करेगा? अगली प्रोसेस के ऊपर स्विच कर देगा और मान के चलो कि अब हमारे पास 3 ही प्रोसेस थी। 3 प्रोसेस को हमने 5 मिली सेकंड दिए थे। तीनों प्रोसेस से होकर हमारा सीपीयू जा चुका है। तो वापस जो पहली प्रोसेस रह गई थी जिसका एग्जीक्यूशन रह गया था, सीपीयू वापस क्या करता है? पहली प्रोसेस के ऊपर वापस स्विच कर देता है। ये कब यूज करते हैं हम? जब हमें इंटरेक्टिव इनपुट और आउटपुट देना होता है। जब हमें कीबोर्ड से इनपुट देना है बीच बीच में और इनपुट देकर बीच बीच में हमें बीच बीच में आउटपुट चाहिए, तब हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें जो रिस्पांस टाइम रहता है वो एकदम क्विक रहता है, हमें जल्दी से रिस्पांस मिलता है। ये डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या कर देता है? अवॉइड करता है और सीपीयू को फुर्सत में नहीं रहने देता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी जो रिलायबिलिटी रहती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, रिलायबल नहीं है ये। इसमें एक सिक्योरिटी का इश्यू आता है और डेटा कम्युनिकेशन का भी इश्यू आता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है
साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, होम अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, जहां हमें सेंसर के थ्रू इनपुट देना होता है, जिसका रिस्पांस टाइम बहुत ही कम होता है। रिस्पांस टाइम हम किसे कहते हैं? इनपुट देने के बाद हमें फर्स्ट प्रोसेस के बाद जो एक्शन कंप्यूटर की तरफ से आती है उसे हम रिस्पांस टाइम कहते हैं, या उस पीरियड को हम रिस्पांस टाइम कहेंगे। जैसे हमें रॉकेट लॉन्च करना है, हमें उस समय अगर सिग्नल नहीं मिला तो हमारा रॉकेट लॉन्च क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इमीडिएट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीडिएट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जितना टाइम दिया है उसी टाइम में टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब टाइम में रिलैक्सेशन नहीं है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये कहाँ यूज किया जाता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल सिस्टम, ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेक, इन सभी जगह पर हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। सेकंड जो है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है तो हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मींस इसमें टाइम का रिलैक्सेशन होता है। सॉफ्ट रियल टाइम में टाइम का रिलैक्सेशन होता है, मतलब यहां पर हम ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहां यूज करते हैं? मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, ऑर्केस्ट्रा, प्लेइंग रोबोट आर एग्जांपल ऑफ योर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड computer system is a collection of autonomous computer system capable of communicating via their hardware and software interconnection। क्या मतलब है इसका? कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोनोमस कंप्यूटर का एक कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक चीज और है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, जबकि वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है। जबकि वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी, क्लॉक, पेरिफेरल डिवाइस और बस हम सभी को शेयर करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। हम मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्लॉक को शेयर करते हैं। किसको शेयर करते हैं? क्लॉक को शेयर करते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को शेयर करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम तब यूज करते हैं जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं और डिफरेंट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है बाय रिसोर्स शेयरिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा?
टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया है, कलेक्शन है ऑटोनोमस कंप्यूटर का, कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। अब ऑटोनोमस का मतलब ये होता है जिसका अपना स्ट्रक्चर होता है, स्वयं का स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो सारे मैंने आपको प्लस पॉइंट बताए हैं। अब सम ऑफ इट्स फीचर्स आर, अब ये क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए ये जो इंडिपेंडेंट फेलियर मोड होता है, इट मींस द सिस्टम कंपोनेंट में फेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर कोई एक कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया है तो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को वो अफेक्ट नहीं करता है। और जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी नोड हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं, एट द सेम टाइम वो काम करते हैं, एट द सेम टाइम वो काम करते हैं। इसका मोस्ट पावरफुल फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इसको हम स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ टर्मिनल, नंबर ऑफ नोड हम इसमें बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री में ये बहुत ही यूज होता है। तो एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इट डिलीवर्स बेटर परफॉर्मेंस देन ए सिंगल सिस्टम। अब मैंने आपको बताया है कि ये मल्टीपल सिस्टम को मिलाकर बना होता है, लेकिन यूजर को ये लगता है कि वो सिंगल प्रोसेसर से डील कर रहा है, लेकिन ये मल्टीपल प्रोसेसर को, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम या मल्टीपल नोड को मिलाकर बना हुआ है। और इसको हम इजीली स्केल कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर इसमें हम इजीली बढ़ा सकते हैं। ये रिसोर्स शेयरिंग को अलाउ करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? शेयरिंग की वजह से हमारा जो सिक्योरिटी है वो वीक हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी का इश्यू आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें मैसेज भी लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर जरा सी भी नेटवर्किंग हमारी लॉस हुई तो हमारा मैसेज भी लॉस हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम रिसोर्स ओवरलोडिंग का भी इश्यू आता है, क्योंकि रिसोर्स मल्टीपल नोड, मल्टीपल कंप्यूटर के द्वारा क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो रिसोर्स ओवरलोडिंग का भी एक प्रॉब्लम आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे एग्जांपल क्या है, आप देख सकते हैं उबंटू, विंडोज सर्वर 2012, लिनक्स, अपाचे सर्वर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो आज हमने पढ़ा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने ये बिल्कुल क्लियर करा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड और मल्टी प्रोसेसर दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आज का लेक्चर जो है मैं यही क्लोज करूंगा, और इस लेक्चर में जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं वो नोट करना है आप, और आपको स्लाइड पर भी दिख रहे होंगे। तो जितनी भी चीजें हमने देखी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्या है, टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहे तो मैं स्लाइड को मूव कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका।